हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2022 की दृष्टि की बुक। और ये है करंट अफेयर्स की बुक जो हम करेंगे 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स। और अभी हम करेंगे पार्ट 10, इसमें हम करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इंडेक्स है, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हम कर चुके हैं। एक हो गया हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य, हो गया हमारा विधिक परिदृश्य कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम कंप्लीट कर चुके हैं अब, और आर्थिक परिदृश्य भी हमारा हो चुका है। अभी फिलहाल हम करने जा रहे हैं वैज्ञानिक परिदृश्य, देन उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास संक्षिप्तियाँ एंड खेल परिदृश्य। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो फिर क्या करते हैं ना, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैज्ञानिक परिदृश्य, और इसमें लिखा है रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति। तो सबसे पहले है यहाँ पे अद्यतन खगोलीय गतिविधियों। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है यीलान क्रेटर। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में 1 लाख वर्ष के भीतर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा। ठीक है, तो गाइस यहाँ लिखा है विदित हो कि चीन में खोजा गया ये दूसरा क्या है, संघात क्रेटर है, मतलब इम्पैक्ट क्रेटर है। तो चीन का पहला संघात क्रेटर जो है आपका झियांग है। ठीक है, किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से निर्मित क्रेटर को क्या बोलते हैं हम, संघात क्रेटर यानी कि इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में मौजूद लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना रेडेफोर्ड क्रेटर का विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक, कहाँ पे गई, आपका साउथ अफ्रीका में। कौन सा प्रांत है आपका, फ्री स्टेट प्रांत। और क्या भारत में महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना में लोनार झील भी एक क्रेटर ही है। ओके, आगे बढ़ते। PSLV C52 EOS-04 मिशन। ठीक है, आइए चलें। अब यहाँ पे लिखा है 14 फरवरी 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV की 54वीं उड़ान यानी कि C52 है गैस ये। ठीक है, मतलब आप हमेशा क्या करें ना, कौन सी उड़ान है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो C के आगे वो नंबर लिखिएगा आप। ठीक है, अब इसमें लिखा है सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो PSLV C52 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि शार, तो शार के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। इसके पश्चात मुख्य उपग्रह क्या आपका है EOS-04 और 2 लघु उपग्रहों को 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कहाँ, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट यानी सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। तो 2022 में ये इसरो का क्या है, पहला लॉन्च मिशन है। ठीक है, अब लिखा है PSLV C52 PSLV के XL संस्करण की कौन सी उड़ान है आपकी, 23rd उड़ान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है EOS-04 एक क्या है, भू अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो वास्तव में यह है क्या है, रडार प्रतिबिंबित उपग्रह है जिसे कृषि, वानिकी, बागान, मिट्टी में नमी तथा जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों हेतु सभी मौसमी परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। अब इस उपग्रह का वजन की अगर हम बात करें 1710 किलोग्राम है। तो इसका निर्माण जो है UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, ये जो है 2280 वॉट ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, और मिशन की जो अवधि है वो कितनी है आपकी, 10 वर्ष यानी मिशन लाइफ। ठीक है, अब यहाँ लिखा है INS-2TD, तो इसरो का ही ये प्रौद्योगिक प्रदर्शक उपग्रह है जो भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का पूर्ववर्ती है। अब बात करेंगे यहाँ पे इंस्पायर सेट 1, तो एक छात्र उपग्रह है ये। ठीक है, तो इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम द्वारा कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया। तो 2 अन्य विश्वविद्यालय, एक है नन्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर, दूसरा है नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान, ने भी इस उपग्रह के निर्माण में सहयोग किया। तो इसका उद्देश्य क्या है, आयन मंडल गतिकी के साथ सूर्य के कोरोना की तापीय
प्रक्रिया की समझ में सुधार करना है। अब यहाँ पे लिखा है इनसेट 4B सेवा मुक्त, मतलब इसमें लिखा है 24 जनवरी 2022 को इसरो के संचार उपग्रह इनसेट 4B को क्या करा गया है, सेवा मुक्त किया गया है। तो जीवन काल की समाप्ति के पश्चात इस उपग्रह की मिशन पश्चात निपटान प्रक्रिया संपन्न हुई। तो इस प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति द्वारा जो है अनुशंसित अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण दिशा निर्देशों के अनुपालन में संचालित किया गया। तो मिशन पूर्ण करने के बाद निपटान से गुजरने वाला ये भारत का कौन सा 21वां GEO जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट उपग्रह है। तो ध्यान है कि DTH और अन्य संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इनसेट 4B का प्रक्षेपण 12 मार्च 2007 को इसरो द्वारा फ्रेंच गुयाना से किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना कहाँ से मिलेगा गाइस आपको, ये देखिएगा मैप में। तो यह जो है इनसेट 4 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है और ये अपने साथ 12 KU बैंड के और 12 C बैंड के ट्रांसपोर्टर ले गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो लिखा है 25 दिसंबर 2021 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ, फ्रेंच गुयाना। कहाँ पे देखिए आ गया गाइस, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ से जो है यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय कि जो ये टेलीस्कोप है नासा द्वारा अब तक निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। तो गाइस ये जो टेलीस्कोप है सामान्यतः JWST या वेब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक विशाल अवरक्त दूरबीन है, यानी कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। तो पूर्व में इस दूरबीन को NGST, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि सितंबर 2002 में इसका पूर्व नाम पुनर्नामकरण नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स E वेब के नाम पर किया गया। तो JWST के प्राथमिक दर्पण यानी कि प्राइमरी मिरर जो है उसका व्यास कितना है आपका 6.5 मीटर है। तो ये अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़ा दर्पण से युक्त दूरबीन है। तो ये दर्पण जो है 18 अलग अलग खंडों से निर्मित है। ये सभी खंड जो है षटकोणीय मतलब क्या हेक्सागोनल आकार के हैं। अच्छा, दर्पण के सभी खंडों का निर्माण अत्यधिक हल्की बेरिलियम धातु से किया गया है। इस दूरबीन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक टेनिस कोर्ट के आकार की सनशील्ड है। ठीक है, ये बाह्य स्रोतों यानी कि सूर्य आदि से आने वाले प्रकाश एवं ऊष्मा से दूरबीन की रक्षा करता है और उसे क्या है ठंडा रखने में उसकी मदद करता है। तो JWST नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक साझा मिशन है। ठीक है, तो नासा का क्या है गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इसके विकास के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। तो JWST अगले दशक की एक प्रमुख वेधशाला है जो ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगी। तो बिग बैंग के पश्चात प्रथम प्रदीप्तीय चमक से लेकर सौर प्रणालियों के क्रमिक विकास तक का अध्ययन इस दूरबीन के जरिए किया जाएगा। अवरक्त तरंग दैर्घ्य यानी कि इंफ्रारेड वेवलेंथ में ब्रह्मांड के अवलोकन के माध्यम से ऐसी घटनाएं या पिंडों को देखा जा सकेगा जो अभी तक किसी भी अन्य दूरबीन के माध्यम से संभव नहीं हो सका है। तो JWST को प्रायः हबल दूरबीन का स्थानापन्न कहा गया है। ठीक है, रिप्लेसमेंट कहा गया है, लेकिन ये वास्तव में इसका क्या है आपका सक्सेसर है यानी कि आपका उत्तरवर्ती है। अब इसमें लिखा है कि JWST मुख्यतः अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करेगा जबकि हबल प्रमुख रूप से ऑप्टिकल एवं परावैंगनिक तरंगदैर्घ्य पर आधारित है। JWST के दर्पण का जो व्यास है वो 6.5 मीटर जबकि हबल के दर्पण का व्यास 2.4 मीटर था जो पहले थी। ठीक है, अब इसमें लिखा है JWST का जो दर्पण है हबल से जो है आपका 2.7 गुना अधिक बड़ा है। अब हम बात करेंगे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 की। तो 25 नवंबर 2021 को धवन 1 नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। तो ये परीक्षण हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की भारतीय एरोस्पेस निर्माता एवं वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा किया गया। फिर यह परीक्षण नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज
इंडिया लिमिटेड के परीक्षण केंद्र में किया गया। तो धवन 1 भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इस इंजन का नामकरण प्रख्यात भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में उनके नाम पर किया गया। तो धवन 1 को सुपर अलॉय के साथ 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया। यह इंजन 2 उच्च प्रदर्शन वाले रॉकेट प्रणोदकों तरलीकृत प्राकृतिक गैस मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG तथा लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित होता है। तो LNG 90% से अधिक इसमें क्या है, मीथेन शामिल है, को भविष्य के रॉकेट ईंधन की संज्ञा दी गई है। इस इंजन को स्काई रूट द्वारा जो है विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 2 के ऊपरी चरण में लगाया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका है भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। तो यहाँ है 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। तो ये अंतरिक्ष तथा उपग्रह कंपनियों का एक अग्रणी उद्योग संघ है। भारतीय अंतरिक्ष संघ की टैगलाइन क्या है, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस। फिर अतः सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र हेतु भी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोलने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष संघ नामक एक नई संस्था की परिकल्पना की गई। तो ISPA में अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं से लैस अग्रणी घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा। फिर ISPA के संस्थापक सदस्यों में कौन, लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को मतलब टाटा समूह हो गया, वन वेव है, भारतीय एयरटेल है, मैप माई इंडिया है, फिर है वॉलचंदर इंडस्ट्रीज है, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये सब शामिल है। तो ISPA का उद्देश्य अगर हम बात करें तो भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विकास को गति प्रदान करना है और इस क्षेत्र में देश को एक अग्रणी प्रतिभागी बनाना है। फिर इसमें लिखा है हैंसन क्रेटर। तो यहाँ 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण क्या करा, हैंसन क्रेटर किया। तो ये नासा के वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन के नाम पर रखा गया है इसका नाम। तो उल्लेखनीय है कि हैंसन उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। फिर हैंसन ने कई आर्कटिक अभियान का नेतृत्व किया और वर्ष 1945 में उन्हें आर्कटिक अन्वेषण हेतु अमेरिकी नौसेना द्वारा एक मेडल से सम्मानित किया गया। अब इसमें लिखा है वर्ष 1996 में अमेरिकी नौसेना में तैनात एक पोत को क्या USNS हैंसन नाम दिया गया। इसमें लिखा है GSLV F10 EOS-03 मिशन असफल हुआ। चलिए आइए देखें इसमें क्या है। तो इसमें लिखा है 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन, ये जो सार है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से प्रक्षेपित मिशन, कौन सा, यही वाला मिशन है GSLV F10 EOS-03 मिशन जो है क्या हुआ, असफल रहा। आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि त्रिचरणीय मतलब 3 चरणों में है, ठीक है। तो GSLV F10 के प्रक्षेपण के उपरांत उसके प्रथम और द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य रहा, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा था, परंतु जो तकनीकी अवरोध के कारण क्या है, तृतीय जो क्रायोजेनिक चरण जो सबसे ऊपर होता है ना गाइस, तो क्रायोजेनिक चरण में क्या है, प्रज्वलन नहीं हुआ, ठीक है। तो उल्लेखनीय कि इस मिशन के तहत GSLV F10 के माध्यम से भू अवलोकन उपग्रह EOS-03 को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था, जो कि नहीं हो पाया। यह उपग्रह चिन्हित किए गए किसी बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम की छवियां लगातार अंतराल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया जाना था। फिर EOS-03 प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों, वनावरण परिवर्तनों इत्यादि की निगरानी में सक्षम उपग्रह था। तो इस उपग्रह का मिशन जो कालावधि थी, मतलब जो टाइम था टोटल 10 साल निर्धारित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, आइए समझे। यहाँ लिखा है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। तो 29 अप्रैल से 1 मई 2022
तक आयोजित हुए 3 दिवसीय वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन क्या है? सेमीकंडक्टर सम्मेलन क्या है? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य मौजूदा सेमीकंडक्टर क्षमताओं को प्रदर्शित करने, नवाचारों को आदर्श बनाने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने हेतु प्रमुख हथियार धारकों के साथ लाने के लिए आयोजित किया गया। तो इस सम्मेलन का विषय भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि था। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में किया गया। फिर भारत की पहली स्टील स्लैग रोड। तो हाल ही में भारत की पहली स्टील स्लैग रोड हजीरा औद्योगिक क्षेत्र सूरत गुजरात में बनाई गई। तो ये लगभग 1 किलोमीटर व 6 लेन वाली एक प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, यानी कि परियोजना। तो इसमें 100% प्रसंस्कृत इस्पात अवशिष्ट का उपयोग किया गया। तो इसके साथ ही निर्माण में लगभग 1 लाख टन प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का प्रयोग किया गया है। गौरतलब है कि सड़क की जो मोटाई है परंपरागत सड़क की अपेक्षा 30% कम है। तो यह परियोजना भारत सरकार की पहल क्या है? वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है। तो इसका निर्माण आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील AMNS इंडिया ने CSIR इंडिया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR CRRI और नीति आयोग के साथ मिलकर किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। इसमें लिखा है फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। ये भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है और ये किसी भारतीय एकेडमी संस्था में NSM के तहत स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। विदित होगी इस सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। तो इस सुपर कंप्यूटर की कुल जो क्षमता है वो कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप है, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स है। और इस सुपर कंप्यूटर को प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी कि सीडेक ने डिज़ाइन किया है। तो इसमें CPU और नोड्स हेतु इंटेल Xeon कैस्केड लेक प्रोसेसर तथा GPU नोड्स पर NVIDIA टेस्ला V100 कार्ड का प्रयोग किया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है 7 मार्च 2022 को परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में स्थापित किया गया। यह एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है और इसकी जो क्षमता है, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 1.66 पेटा फ्लॉप है इसकी जो क्षमता। और इस सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर की उपलब्धता से IIT रुड़की तथा आसपास के एकेडमिक संस्थानों के प्रयोक्ता समुदाय को कंप्यूटेशनल शक्ति प्राप्त होगी और साथ ही विज्ञान अभियांत्रिकी के बहुविषयी क्षेत्र में अनुसंधान विकास गतिविधियों में क्या आएगी? तेजी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो प्रमुख सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है सुपर कंप्यूटर संबंधित संस्थान यानी कि कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो परम शिवाय जो है आपका IIT BHU में करा गया है, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे और परम युक्त तो JNCASR जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। और उसके बाद हम बात करेंगे परम संगणक तो ये IIT कानपुर में है, परम सिद्धि सीडेक पुणे में। ऐसे भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल संयंत्र। तो भारत ने अधिक राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है और इस हेतु पहला प्रायोगिक जो संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो अधिकतर देशों में कोयले से मेथनॉल उत्पादन संयंत्र निम्न राख वाले कोयले के साथ संचालित होता है। तो भारतीय कोयले उच्च राख युक्त हैं हमारे, तो ठीक है। तो इसके संदर्भ में उच्च राख की मात्रा को पिघलाने हेतु आवश्यक ऊष्मा का प्रबंधन एक चुनौती की तरह है। तो इस चुनौती को दूर करने के उद्देश्य से BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने द्रवीकृत शाइका गैसीकरण प्रौद्योगिकी का विकास किया है। तो 15 जनवरी 2022 को कोयले से मेथनॉल प्रायोगिक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो यह देश का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयले
गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादक संयंत्र है। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, क्या नाम है इसका, रुद्र। तो 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया। तो रुद्र को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी कि आपका क्या है, सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। तो रुद्र सर्वर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तृतीय चरण का हिस्सा है। यह ध्यात है कि रुद्र सर्वर सुरक्षित, विश्वसनीय, इंटेल जियोन स्केलेबल प्रोसेसर तकनीक की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित डुअल सॉकेट है। तो रुद्र सर्वर तेज गणना में सहायक सिद्ध होगा। इस स्वदेशी सर्वर से HPC सेंटर्स, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स, बैंकिंग एवं वाणिज्य, विनिर्माण, तेल और गैस उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन उद्योग, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होंगे। तो इसमें आगे है टॉप 500 सूची की बात करते हैं। तो 15 नवंबर 2021 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची, यानी कि कौन सा संस्करण है, 58वां संस्करण है, के अनुसार विश्व के जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है आपका फुगाकू, जो कि कहाँ का है, जापान का। तो लिनपैक बेंचमार्क पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर की जो अधिकतम संसाधन गति कितनी है, 442 पेटाफ्लॉप। तो गाइस ये याद रखिएगा, ठीक है। अब लिखा फुगाकू सुपर कंप्यूटर राइकेन सेंटर ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस कोबे जापान में स्थापित है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन है। एक तो परम सिद्धि 102वें स्थान पे है, प्रत्युष 121वें स्थान पे है और मिहिर जो है आपका 228वें स्थान पे है। फिर लिनपैक बेंचमार्क पर जो है परम सिद्धि जो है सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संस्थागत जो संसाधन स्पीड है वो है 4.6 पेटाफ्लॉप। तो कैसे जो जापान का है वो देखिए कितना है, 4.42 है। यहाँ हम कहाँ पे हैं, नहीं ये है आपका 442, यहाँ पे हम पहुँचे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4.6 पेटाफ्लॉप पे हैं। विश्व में शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे देखिए कौन सा है आपका फुगाकू है। अभी हमने देखा कहाँ का है, जापान का है। निर्माता कौन है इसका, फुजित्सु, और ठीक है इसकी गति भी हम देख चुके हैं 442 पेटाफ्लॉप। दूसरा है आपका समिट, कहाँ का है, अमेरिका का है और IBM ने बनाया हुआ है और इसकी जो स्पीड है वो है 148.6 पेटाफ्लॉप, ठीक है। और फिर तीसरा है सिएरा जो कि अमेरिका का है और ये भी IBM का है और इसकी जो स्पीड है वो है 94.6 पेटाफ्लॉप। फिर जो 4th नंबर पे वो है सनवे ताई हुलाइट, ठीक है, कहाँ का, चाइना का है, NRCPC द्वारा बनाया गया है और इसकी जो स्पीड है वो है 93 पेटाफ्लॉप। अब आ जाते हैं पर्ल मोटर, कहाँ का है, अमेरिका, HPE द्वारा 70.9 पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है। तो भारत के तो हमने देखे 3 है लेकिन बहुत दूर दूर हैं। तो यहाँ लिखा है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, ठीक है। तो इसमें लिखा है 13 सितंबर 2021 को इस सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तीसरा, और प्रथम संस्करण कब हुआ था, 2019 में। तो इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी, क्या नाम है, सर्फ सार्क द्वारा तैयार किया गया। सूचकांक के तहत जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले 5 मौलिक स्तंभों के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग जारी की गई है। तो स्तंभ देख लेते हैं 5 मौलिक स्तंभ। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी मतलब कि सामर्थ्य, ठीक है। फिर इसमें लिखा है इंटरनेट क्वालिटी हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की बात करेंगे। अगले सूचकांक में कुल जो है 110 देश शामिल हैं जो विश्व की 90% जनसंख्या को समाहित करते हैं, मतलब 90% जनसंख्या 110 देशों में है वही। अब सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष क्या है आपका, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, डेनमार्क, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहा है, साउथ कोरिया, और 3rd नंबर पे है फिनलैंड। तो भारत का जो स्थान है वो है 59, ठीक है। टोटल देश कितने हैं, 110। तो इसमें कहा 2020 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 2 स्थान की गिरावट आई। इसका मतलब पहले था 57, अभी हो गया आपका 59। अब लिखा 32 एशियाई देशों में भारत का स्थान हो गया 17। तो ये सूचकांक निर्माण के 5 स्तंभों पर भारत इंटरनेट सामर्थ्य में 47 पे है, गुणवत्ता में 67 पे, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे में
इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 91 पे है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में जो है आपका 36वें नंबर पे है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में आपका 33वें नंबर पे है। अब इसमें लिखा है ATL स्पेस चैलेंज 2021। 6 सितंबर 2021 को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो और क्या CBSE मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में अंतरिक्षीय नवाचार और रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से ATL स्पेस चैलेंज 2021 कार्यक्रम शुरू किया है। तो गाइस इस चैलेंज को जो है वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ संबद्ध किया गया। तो वर्ल्ड स्पेस वीक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। तो ये चैलेंज देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। तो इसमें क्या है, अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल हैं। तो इस चैलेंज में शामिल प्रत्येक दल को चुनौती विषयों में से किसी एक के अंतर्गत प्रश्न को चुनकर उसका समाधान तैयार करना होगा। फिर इसमें चुनौती विषयों का विवरण निम्नवत है। देखिए, एक्सप्लोर स्पेस, रीच स्पेस, फिर है इनहैबिट स्पेस और फोर्थ है आपका लिवरेज स्पेस। तो ये चैलेंज कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक खुला मंच प्रदान करेगा ताकि वे नवाचार के साथ स्वयं डिजिटल युग के अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकें। तो नेक्स्ट इसमें है आपका प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। तो 19 अगस्त 2021 को कारना यानी कि कर्ण झील रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या है चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग है। तो सोलर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर संयंत्रों से युक्त है जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। कर्ण लेक रिसोर्ट की में स्थापित EV चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर अवस्थित। तो इसे भारत हैवी मतलब BHEL द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फॉर्म 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो 4 सितंबर 2021 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शिलोंग में मेघालय के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी। नेक्स्ट इसमें है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। तो 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। तो इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसके तहत 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली जो हाइड्रोजन है उसका 3/4 यानी कि 3/4 भाग जो है नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित होगा। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री जॉन ब्रोकिस ने प्रस्तुत किए। तो उनका मत है कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था वर्तमान हाइड्रोकार्बन आर्थिक अर्थव्यवस्था का स्थान ले लेगी। वर्ष 2003 में भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड गठित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2006 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि भारत मिशन इनोवेशन नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज IC8 के भागीदार देशों में से एक है। उल्लेखनीय है कि मिशन इनोवेशन 24 देशों और यूरोपीय यूनियन की एक प्रमुख वैश्विक पहल है जिसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को की गई। तो मिशन इनोवेशन का उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाना है। तो MI यानी कि मिशन इनोवेशन के अंतर्गत 8 नवाचार चुनौतियां शामिल हैं जिसमें से IC8 नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन पर केंद्रित है। वाहन स्क्रैपिंग नीति। तो 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। तो इस नीति का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। वाहन स्क्रैपिंग नीति राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति की घोषणा वर्ष 2021-22 के
केंद्रीय बजट में की गई थी। तो नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने एवं नए खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट दे सकते हैं। तो स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर शून्य शुल्क, नए वाहनों की एक्स शोरूम कीमत के 4 से 6% के बराबर पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य। फिर लिखा है राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर क्रमशः 25% और 15% तक छूट दे सकते हैं। पुराने वाहन रखने पर राज्य अतिरिक्त हरित कर लगा सकते हैं। निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि कर सकते हैं। वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। फिर लिखा है अनुपयुक्त वाहनों का स्वतः पंजीकरण निरस्त। तो इस नीति के अनुसार निम्न वाहनों को छूट दी जाएगी। मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी जैसे जो आपके वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन, खेत में प्रयोग होने वाले और कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, टिलर और हार्वेस्टर। चलिए नेक्स्ट आपका जीवाश्म मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील की बात करते हैं। जुलाई 2021 में स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो स्वीडन की इस्पात निर्माता कंपनी एसएसएबी ने अन्य 2 कंपनियों एलकेएबी लौह अयस्क खनन कंपनी और वेटनफॉल ऊर्जा कंपनी के साथ साझेदारी में इसका उत्पादन किया है। तो उत्पादन की पहली खेप एसएसएबी कंपनी ने अपने ग्राहक वोल्वो समूह को परीक्षण के तौर पर भेजी। ग्रीन स्टील के उत्पादन हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है उसका नाम क्या है? हाइब्रिड तकनीक है, HYBRIT हाइब्रिड। तो लिखा है उपयुक्त तीनों कंपनियों ने वर्ष 2016 में हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इस तकनीक का उद्देश्य 2026 की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पर बाजार में जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना और औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। तो गाइस यहाँ लिखा है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। तो 29 जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया। 2015 में जारी होने वाले सूचकांक का यह क्या है? चौथा संस्करण है। ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के तहत वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की साइबर सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं का मापन निम्न 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। तो कौन कौन से 5 स्तंभ? पहला है कानूनी उपाय, दूसरा है तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास उपाय और सहयोग संबंधी उपाय। तो ITU के 193 सदस्य देशों और फिलिस्तीन कुल 194 देशों के इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? आपका 37 स्थान के सुधार के साथ 10वां है। ठीक है। इसमें लिखा है GCI 2020 शीर्ष 5 देश देख लीजिए। तो स्कोर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस स्कोर भी देख लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपका USA है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है, थर्ड नंबर पे है एस्टोनिया, फोर्थ नंबर पे है कोरिया गणराज्य और सिंगापुर है, और यहाँ पे स्पेन भी है। फिफ्थ नंबर पे है रशिया, UAE, मलेशिया। अब यहाँ पे लिखा है ब्रिक्स राष्ट्रों का स्थान भी देख लेते हैं। ठीक है। तो 5वें नंबर पे देखिए रशिया है, 10वें नंबर पे भारत, 18वें नंबर पे है ब्राज़ील एंड 33rd पे है चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो है आपका 59वें स्थान पर है। अब GCI 2020 में 100 अंकों के साथ जो है USA फर्स्ट पे है, माइक्रोनेशिया, वेटिकन, यमन 0 अंक के साथ GCI 2020 में अंतिम स्थान यानी 182वें स्थान पर है। गाइस यहाँ लिखा है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका। तो 8 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद गुजरात स्थित प्रमुख फार्मा कंपनी कैडिला द्वारा विश्व का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका लॉन्च किया गया। तो रेबीज मुक्त भारत के उद्देश्य से कैडिला द्वारा 1, 2, 3
अभियान के साथ इस नोवल वैक्सीन को जारी किया गया। तो कंपनी द्वारा इस 3 खुराक वाले एंटी रेबीज वैक्सीन का नाम क्या रखा गया? टी एच रेबीज रखा गया। तो इसका जो नाम है ये मतलब टी एच रेबीज नाम का यह टीका पुनः संयोजन नैनो कण आधारित जी प्रोटीन टीका है, अर्थात ये रेबीज जी प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जो रेबीज वायरस को बेअसर करता है। ध्यान कि भारत ने वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, इंपॉर्टेंट हो गया। अब लिखा है मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण। चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। तो जनवरी 2022 में अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट के अंदर जो है सूअर का हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया। तो ये प्रत्यारोपण मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों द्वारा किया गया। अनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के दिल को अनियमित दिल की धड़कन वाले रोगी में प्रत्यारोपित किया गया। मानव में जानवरों के अंग के प्रत्यारोपण को क्या बोलते हैं हम? जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, या विषम जात प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक क्या है? विषम जात प्रत्यारोपण है जो पहली बार 1980 के दशक में मनुष्य में किया गया था, जिसमें एक बच्चे के अंदर बबून का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था और बच्चे की 21 दिन बाद मृत्यु हो गई। अब लिखा है अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट की हृदय प्रत्यारोपण के पश्चात 8 मार्च 2022 को मृत्यु हो गई। अब लिखा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो 26 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने हेतु मंजूरी प्रदान की। तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। तो इस मिशन हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस मिशन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। कौन होगी? आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इस मिशन के तहत नागरिक अपना आभा मतलब हो गया गाइस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बना सकेंगे। तो इस नंबर से उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। यह मिशन टेली मेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प चयन को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक न्याय संगत पहुंच में सुधार करेगा। इस मिशन का प्रायोगिक चरण 6 केंद्र शासित प्रदेशों यथा लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे स्वदेश प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस। तो हाल ही में स्वदेश नामक पहले वृहद स्तरीय मल्टी मॉडल न्यूरो इमेज डेटाबेस का उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और क्या है एनालिटिक्स पहल है और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ गुरुग्राम हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है। ये पहल उन प्रमाणित न्यूरो इमेजिंग न्यूरोकेमिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल आंकड़ों तथा एनालिटिक्स पर केंद्रित है जो मस्तिष्क संबंधी विकारों के प्रबंधन हेतु अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए हैं। अगला विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021। तो 6 दिसंबर 2021 को WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की। तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 241 मिलियन अनुमानित मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब इसमें लिखा है वर्ष 2020 में विश्व भर में लगभग 6,27,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हो गई 2020 में। तो
रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 के मध्य जो मरने वालों की संख्या उसमें 12% की वृद्धि हुई है। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र अब भी मलेरिया से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। यहाँ कुल वैश्विक मलेरिया मामलों का लगभग 95% और कुल मृत्यु का 96% दर्ज किया जाता है। मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा? उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में। ठीक है। आज में वैश्विक स्तर पर सभी मलेरिया मामलों का 1.7% और कुल मृत्यु का 1.2% भारत में दर्ज है। ठीक है। अब इसमें लिखा है दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत जो है आपका 83% मामलों के लिए जिम्मेदार है। मतलब भारत काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। कहाँ की अगर बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, जबकि इसी क्षेत्र मतलब साउथ ईस्ट एशिया में घटित कुल मृत्यु में भारत की जो हिस्सेदारी वो है 82%। ठीक है। अब है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के SARS-CoV-2 विषाणु के एक नए संस्करण यानी कि एक न्यू वेरिएंट का पता चला है। ठीक है। इसे B11529 या ओमनिक्रॉन नाम दिया गया है। ये वेरिएंट बहुत अधिक संख्या में क्या है? उत्परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है। यानी कि म्यूटेशन दर्शाता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि इसे WHO द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। तो सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किए गए कोरोना वायरस के स्वरूप B1617 को विश्व WHO ने 10 मई 2021 को वैश्विक चिंता के स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया। तो गाइस ये वाला जो है वेरिएंट उसको डेल्टा नाम से भी जाना जाता है और भारतीय वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम डेल्टा स्वरूप की पहचान की और उसे वैश्विक डेटाबेस में दर्ज कराया। तो डेल्टा संक्रमण के 3 उप प्रकार हैं यानी कि सब टाइप्स हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए वही लिखा है आपका B1617 और 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके है। अब इसमें से जो आपका पहला और थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला है उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि जो सेकंड वाला है उस जो डेल्टा प्लस है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट की तुलना में एक अतिरिक्त म्यूटेशन होता है। तो इस म्यूटेशन को हमने क्या बोला? K417N म्यूटेशन नाम दिया। सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस के B117 संस्करण का WHO द्वारा दिया गया नाम क्या है? अल्फा है। और जो दक्षिण अफ्रीका में मिला है B1351 इसको क्या नाम दिया WHO ने? बीटा। और जो ब्राज़ील में मिला P.1 संस्करण है WHO ने उसको नाम दिया गामा। तो देखिएगा इस नाम हो गए 3, एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया बीटा और गामा। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। और कौन कौन से देश में मिला ये भी याद रखिएगा। चलिए इसमें लिखा है IVF तकनीक से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। चलिए आइए देखें। तो इसमें लिखा 22 अक्टूबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान का IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े ने जन्म लिया। तो बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद प्रथम IVF बन्नी बछड़े का जन्म हुआ। तो यह प्रक्रिया सुशीला एग्रो फार्मर्स द्वारा पूरी की गई जो गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेश गांव में स्थित है। तो दैट है कि वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ के गोपाल नगर में IVF तकनीक से भारत के प्रथम गाय के बछड़े का जन्म हुआ था। तो गाइस और देख लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। चलिए बॉक्स में क्या लिखा है ये भी देख लें। तो बन्नी भैंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बन्नी भैंस को कच्छी या फिर कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। बन्नी भैंस अपने उत्कृष्ट जर्म प्लाज्म, अपनी दुग्ध उत्पादकता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये सूखे के दौरान लंबी दूरी तय कर यात्रा कर सकती है। साथ ही ये भैंस एक रोग प्रतिरोधी नस्ल है। यह नस्ल ज़्यादातर गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है। बन्नी भैंस अपने एक स्तनस्राव औसतन जो है आपका 2 मतलब लैक्टेशन पीरियड, तो औसतन जो है 2857.2 किलोग्राम दूध देती है।
जिसमें वसा की जो मात्रा है वो 6.65% है। 2010 में इसे देश की 11वां भैंस नस्ल के रूप में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये भैंस की पहली ऐसी नस्ल थी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मान्यता प्राप्त हुई। भारत में कोविड-19 टीकाकरण। तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के मध्य के महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गया। यह उपलब्धि टीकाकरण प्रारंभ होने के लगभग 9 महीने में अर्जित हुई। ध्यान है कि भारत में कोविड-19 टीके की पहली खुराक 16 जनवरी 2021 एम्स न्यू दिल्ली में टीकाकरण अभियान के दौरान सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को प्रदान की गई। तो 21 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिव्यांग अरुण रॉय वाराणसी को कोविड-19 टीके की 100 करोड़वा खुराक दिया गया, यानी कि डोज दी गई। अब लिखा स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के साथ देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ। 19 फरवरी 2021 को भारत ने कोविड-19 के 1 करोड़वें टीके का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। यह उपलब्धि अर्जित करने में कितने दिन लगे? 34 दिनों का समय लगा, जो कि विश्व में दूसरा सबसे तेज टीकाकरण रहा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने 1 करोड़ टीका जो है कितने दिन में कंप्लीट करा था? 31। और यूके ने कितने? 56 दिनों में इसे पूरा किया था। चलिए, अब यहाँ लिखा है मॉस्क्यूरिक प्रथम मलेरिया रोधी टीका है आपका, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 2021 को WHO द्वारा RTS-SAS01 नामक टीके के व्यापक प्रयोग की संस्तुति की गई, ठीक है। तो इस टीके का व्यावसायिक नाम क्या है? मॉस्क्यूरिस। तो विश्व WHO द्वारा अनुमानित यह प्रथम मलेरिया रोधी टीका है। यह टीका मध्यम से उच्च प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम मलेरिया संचरण वाले उप सहारा अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बच्चों को दिया जाएगा। तो ब्रिटिश दवा निर्माता क्या नाम है? गैलेक्सो स्मिथक्लाइन द्वारा इस टीके को विकसित किया गया है। यह विश्व स्तर पर सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। हालांकि यह टीका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो अफ्रीका के बाहर कई देशों में प्रबल है, ठीक है, के विरुद्ध कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ये अब तक का एकमात्र और पहला ऐसा टीका है जिसमें अफ्रीकी बच्चों ने जानलेवा गंभीर मलेरिया को कम करने की क्षमता देखी गई है। और इसमें लिखा वर्ष 2016 में WHO द्वारा अफ्रीका के 3 देश घाना, केन्या एंड मलावी के चुनिंदा क्षेत्र में इस टीके के प्रायोगिक रूप से प्रयोग को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें लिखा RTS मलेरिया का पहला ऐसा टीका है जिसने नैदानिक विकास प्रक्रिया को पूरा किया है। तो साथ ही इसे यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा सकारात्मक वैज्ञानिक मान्यता भी प्राप्त हुई है। तो यह मलेरिया का पहला ऐसा टीका है जिसे 3 देशों घाना, केन्या, मलावी ने अपने बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया है। तो वैसे यहाँ लिखा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना प्रारंभ की गई है। तो इस परियोजना के लॉन्च होने के साथ तेलंगाना टीकों से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। परियोजना के तहत ड्रोन के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं, टीका, रक्त की आपूर्ति करना है। दवा वितरण हेतु जो है 8 वितरण भागीदार इस परियोजना में शामिल हैं, जैसे ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस। तो यह परियोजना तेलंगाना सरकार की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें लिखा है हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक। तो 5 अगस्त 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट
फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के पहले हृदयाघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो भविष्य के उपचारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रक्त बायोप्सी नैदानिक आंकड़े एकत्र करेगा। ये भविष्य के उपचारों और प्रौद्योगिकियों के विकास में मार्गदर्शन करने में सहायक होगा। ये बायोबैंक भारतीय बच्चों और वयस्कों में हृदय संबंधी बीमारियों और हृदयाघात के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी अलग है। ये आणविक तरीकों को समझने में बहुत मददगार साबित होगा और हृदयाघात के कारणों की पहचान, निदान और उपचार में सुधार करेगा। ये भारत एवं विदेशों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी भंडारण सुविधाओं में 20 और -80 डिग्री मैक्रोनिकल फ्रीजर और एक तरल नाइट्रोजन भंडारण प्रणाली शामिल है, जो -140 डिग्री सेल्सियस पर जैव नमूने कई वर्षों तक संग्रहित कर सकती है। एक चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित बायोबैंक ने हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए इन स्टेम बेंगलोर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो दिल की मांसपेशियों के फूलने से संबंधित है। अब बात करेंगे गोवा। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया, अभी हमने पढ़ा भी था। तो 23 जून 2021 को गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसकी घोषणा गोवा के मुख्यमंत्री ने की। तो इस घोषणा का अर्थ है कि राज्य ने मनुष्य और कुत्तों दोनों में रेबीज विषाणु के संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया है। 2018 से रेबीज से मानव मृत्यु का एक भी मामला जो है सामने नहीं आया है। गोवा में रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया है, जिसे केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मिशन रेबीज ब्रिटेन आधारित एक चैरिटी समूह है, जो विश्व भर में रेबीज उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों का संचालन करता है। वर्ष 2013 में भारत में इस मिशन की शुरुआत हुई, जो विश्व में रेबीज का एक हॉटस्पॉट है। फिर लिखा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो आपका यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज पहल के माध्यम से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि OIE और FAO यानी कि आपका हो गया संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ वर्ष 2030 तक कुत्तों के कारण रेबीज से मनुष्य मृत्यु को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो रेबीज अलर्क और जलांतक एक क्या है, विषाणु जनित रोग है। इसमें लिखा है गाइस चीन मलेरिया मुक्त हो गया। आइए देखें, तो लिखा है जून 2021 में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो उल्लेखनीय है कि चीन में 1940 के दशक में प्रति वर्ष 30 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 3 दशकों में WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला चीन WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जिन देशों ने मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र हासिल किया है, कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया इनने किया है 1981 में, सिंगापुर ने 1982 में, और फिर इसमें ब्रूनेई दारुसलाम ने 1987 शामिल है। ठीक है, चीन सहित विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त है। हाल ही में एल सल्वाडोर 2021, अर्जेंटीना 2019, अल्जीरिया 2019, पैराग्वे 2018, उज्बेकिस्तान 2018 को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास 2015 में आरंभ हुआ। तो 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा NFME नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 30 को लॉन्च किया है। जुलाई 2017 में मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-2022 को लॉन्च किया गया। अब यहाँ लिखा है 2DG आयुष 64। तो इसमें लिखा है मई 2021 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज
के आपात इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की। तो DRDO की प्रयोगशाला INMAS द्वारा 2DG दवा का एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित किया गया है। तो गाइस इसका INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। तो लिखा है INMAS ने यह कार्य डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से किया। यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में संग्रहित हो जाती है और वायरस के संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को विकसित होने से रोक देती है। मई 2021 में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 और काबासुरा कुडीनीर सिद्धा ड्रग औषधि के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया गया। आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है। आयुष 64 दवा सप्तपर्ण, कुटकी, चिरायता, कुबेराक्ष नामक औषधि से बनी है। आयुष 64 औषधि को आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इस दवाई को लेने की सलाह आयुर्वेद और योग आधारित नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल द्वारा भी दी गई है। ये दोनों दवाएं कोविड-19 मरीजों के लिए लाभकारी है। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अद्यतन पर्यावरण विज्ञान की बात करते हैं। तो देश का पहला सीवीड पार्क, इसमें लिखा है 16 अप्रैल 2022 को मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन तमिलनाडु में देश का पहला सीवीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। सीवीड पार्क को विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा प्रदान किया है। ध्यातव्य है कि सीवीड लाल, हरे, भूरे समुद्री शैल हैं, ठीक है, या शैवाल हैं, सॉरी, ठीक है, एल्गीज। तो इसमें लिखा सीवीड की बहुत सी प्रजातियां खाने योग्य होती हैं और बहुत सी मनुष्य के लिए व्यावसायिक महत्व की हैं। अब जब कार्बन तटस्थ कृषि की बात करें तो कार्बन तटस्थ कृषि का तात्पर्य कृषि के दौरान होने वाली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन एवं अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना और ताकि जो है निवल शून्य की स्थिति उत्पन्न हो सके। केरल सरकार ने बजट 2022-23 में कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने का निर्णय लिया है। तो ऐसा करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए केरल सरकार ने राज्य बजट में वर्ष 2022-23 हेतु 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 कृषि क्षेत्रों में कार्बन तटस्थ कृषि लागू की जाएगी। दूसरे चरण में कुल 140 विधानसभा क्षेत्रों में यह कृषि पद्धति लागू की जाएगी। ध्यातव्य है कि भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 15% है। अब नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022। हाल ही में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करी गई। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 93.6 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। तो जो वृद्धि की दृष्टि से 2020 के बाद दूसरा श्रेष्ठ वर्ष रहा है। ये वृद्धि वर्ष 2020 में स्थापित पवन जो ऊर्जा क्षमता है वो कितनी 95.3 गीगावाट से 1.8% कम है। तो इसमें लिखा है 93.6 गीगावाट क्षमता में सर्वाधिक भागीदारी क्रमशः चाइना की रही, सेकंड नंबर अमेरिका है, थर्ड नंबर पर है ब्राज़ील। अब तटीय पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2021 में 21.1 गीगावाट स्थापित की गई और 2020 की तुलना में ये क्या है 3 गुना अधिक है। चीन ने वर्ष 2021 में विश्व के कुल अपतटीय पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का 80% स्वयं स्थापित किया है। रिपोर्ट के अनुसार यह अब विश्व में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 837 गीगावाट है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी क्रमशः चीन और अमेरिका की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में 1.4 गीगावाट पवन ऊर्जा की स्थापना की गई है और वर्ष 2020 में जो है 1.1 गीगावाट ऊर्जा स्थापित की गई थी। ठीक है, अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत पवन ऊर्जा की स्थिति क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। मार्च 2021 भारत में कुल स्थापित पवन 39.25 गीगावाट है।
तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है पारेपर मिनामाता अभियान COP4। तो पारेपर मिनामाता अभियान के पक्षकारों के सम्मेलन की चौथी बैठक को 2 खंडों में आयोजित किया गया। प्रथम खंड 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई और दूसरा है वो आपका 21 से 25 मार्च 2022 के दौरान बाली इंडोनेशिया में हुई। तो बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया का एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ। तो इसमें मिनामाता अभिसमय के पक्षकारों के वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। तो हालांकि ये घोषणा पत्र क्या है, गैर बाध्यकारी है। तो पारे पर मिनामाता अभिसमन वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी नगर मिनामाता के नाम पर रखा गया था जहां 1950 के दशक में मिनामाता रोग का केंद्र बन गया। मिनामाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है। भारत ने वर्ष 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और 2018 में इसकी अभिपुष्टि यानी कि रेटिफाई की थी। तो अभिसमय वर्ष 2017 में लागू हुआ था। इसमें लिखा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। तो मार्च 2022 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी करी गई। तो गाइस इस रिपोर्ट में 117 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है ये रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे है बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे चैड, थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान। तो इसमें लिखा है कि जो भारत है वो है 5वें स्थान पर। अब लिखा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष जो विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है वो आपकी रही दिल्ली। तो इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है आपकी 83 माइक्रो जी पर MQ, ठीक है, M की पावर 3 यानी कि MQ। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं, 11। तो इसमें लिखा है कि भारत का कोई भी शहर WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के स्तर को जो है प्राप्त नहीं कर सका। तो इसमें भारत की आर्कटिक नीति चली। तो 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति जारी की गई। आर्कटिक नीति का शीर्षक अगर हम कहें तो क्या है, भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देना है। तो भारत की आर्कटिक नीति के 6 स्तंभों की बात कर लेते हैं। तो पहला है विज्ञान एवं अनुसंधान, दूसरा है जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण, फिर है आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और फिर है राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। तो इसमें लिखा है उल्लेखनीय है कि आर्कटिक को सामान्यतः आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। 8 आर्कटिक देश यथा कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका आर्कटिक परिषद का निर्माण करते हैं। तो भारत के आर्कटिक के साथ जुड़ाव की शुरुआत फरवरी 1920 में पेरिस में स्वालबॉर्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। तो भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक हेतु अपने प्रथम वैज्ञानिक अभियान को लॉन्च किया था। 2008 में स्वालबॉर्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो इसमें लिखा है वर्ष 2014 में कांस जॉर्डन में इंड आर्क नामक भारत की प्रथम बहु सेंसर मूड वेधशाला की तैनाती हुई। तो 2016 में भारत की सुदूर उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना ग्रुव बर्डेट में हुई। अब लिखा है डीप ओशन मिशन। तो 16 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया। इस अभियान को 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है चरणबद्ध रूप से लागू किया गया और 5 वर्ष यानी कि 2021 से 26
इस मिशन की अनुमानित लागत कितनी 4077 करोड़ रुपए है। इसका पहला चरण 3 वर्षों के लिए लागू किया गया 2021 से 24। तो डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्री स्तरीय बहु विषयक कार्यक्रम है। डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, जो इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। तो डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। तो उल्लेखनीय है कि अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस है, जापान, रशिया, चीन ही इस प्रौद्योगिकी से युक्त हैं। मध्य हिंद महासागर में 6 किलोमीटर की गहराई में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। तो डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को जो है प्राप्त करना है। फिर लिखा है डीप ओशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष मतलब इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 23 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। तो फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया है। लिखा है अरावली जैव विविधता पार्क भारत का प्रथम OECM स्थल। लिखा है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया। ये दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ठीक है IUCN द्वारा प्रदान किया गया है। गुरुग्राम स्थित 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन यानी कि सिटी फॉरेस्ट में परिवर्तित करने के माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया। यह पार्क गुरुग्राम नगर निगम IAG गुरुग्राम का एक संयुक्त उद्यम है। यह पार्क लगभग 392 एकड़ क्षेत्र में गुरुग्राम हरियाणा में विस्तृत है। तो वर्ष 2018 में पर्यावरण अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र यानी कि CERE के एक अध्ययन के अनुसार यह पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन आवश्यकताओं को आपूर्ति करता है। अप्रैल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम ने वर्ष 2031 तक के लिए अरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण हेतु हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये पार्क एक बड़े कार्बन सिंक का कार्य करता है और विभिन्न अध्ययनों को संचालित करने का एक समृद्ध क्षेत्र है। अब यहाँ बात करेंगे हम OECM की। तो वैसे यहाँ पे लिखा है OMC एक पूर्ण रूप अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय है। ठीक है, मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो यह उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। नवंबर 2018 में जैव विविधता पर अभिसमन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में OECM की निम्नलिखित परिभाषाओं को अंगीकृत किया गया है। फिर लिखा है संरक्षित क्षेत्र से पृथक एक ऐसा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रबंधित है। अब लिखा है नए भारतीय रामसर स्थल। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत की 2 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल किए जाने से संबंधित घोषणा की गई। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 2 आर्द्रभूमि कौन सी है। एक तो है आपका खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा आपका है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई 49, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अब लिखा भारत में इन 49 रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल कितना इतने हेक्टेयर क्षेत्र आता है। ठीक है, अब इसमें खजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य मीठे पानी की एक आर्द्रभूमि है। ठीक है, ये जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट के निकट है। अब लिखा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। अब लिखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदानी आर्द्रभूमि है। तो इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई या 10 हो गई है। तो ज्ञातव्य है कि
8 दिसंबर 2021 को भारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के हैदरपुर आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया था। तो यह जो है मानव निर्मित आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। गंगा नदी के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के फलस्वरूप 1984 में इस आर्द्रभूमि का निर्माण किया हुआ। ठीक है, अब इसके पहले जो है 14 अगस्त 2021 को भारत की 4 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। नव निर्दिष्ट 4 रामसर स्थलों में गुजरात के 2 वधवाना आर्द्रभूमि थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा के 2 भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों शामिल हैं। अब लिखा है बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई तहसील में स्थित है। 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण 1909 से 10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़ III ने करवाया था। तो इसमें लिखा है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। थोल झील मानव निर्मित उथले जल की छोटी झील है जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। तो मूलतः वर्ष 1912 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित इस झील को 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो ये हरियाणा के क्या है आपका झज्जर जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड। तो 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को भी TX2 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इन दोनों ही स्थलों को वर्ष 2010 की तुलना में बाघों की आबादी में 2 गुनी वृद्धि करने हेतु पुरस्कृत किया गया है। नेपाल स्थित खाटा वन संरक्षण क्षेत्र को बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है और वर्ष 2013 में बाघ अभ्यारण्य में जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसको। यह अभ्यारण्य जो है आपका इतने वर्ग किलोमीटर में आप देख सकते हैं इतने में विस्तृत है और यह अभ्यारण्य जो है नीलगिरी जैव मंडल भूदृश्य का अंग है। यहाँ विश्व में बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। तो 2011 में इस बाघ अभ्यारण्य में मात्र जो है 25 बाघ ही थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो अब कितनी बढ़कर 80 हो गए हैं। तो यहाँ पे TX2 अवार्ड की बात करते हैं तो TX2 बाघ अभ्यारण्य अवार्ड निम्न संगठनों कार्यक्रमों की भागीदारी से प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है CAST मतलब कंजर्वेशन एक्वायर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड। दूसरा है आपका फेना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल। तीसरा है आपका ग्लोबल टाइगर फोरम। चौथा है आपका IUCN एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम। पांचवा है आपका पैंथेरा और 6th है आपका UNDP लॉयंस शेयर। फिर है आपका 7th नंबर पे है वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी। देन आपका है आपका WWF की टाइगर्स ऑनलाइन अलाइव पहल। ठीक है, और इसमें लिखा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो है आपकी 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। देश की कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना हो गया 8,09,537 वह किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 24.62% है। ठीक है, और इसमें लिखा है वनावरण वाला क्षेत्र इतना है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 21.71% है। अब लिखा ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण इतने वर्ग किलोमीटर मतलब 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, आगे देखते हैं तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में 21.71% भाग जो है वनावरण वाला है और 2.91% भाग जो है वृक्षावरण वाला है। तो कुल हो गया हमारे पास 24.62%। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर इसमें लिखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2000 इस मतलब रिपोर्ट के अनुसार क्या है भारत के राज्यों में जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जो राज्य है वो है आपका मिजोरम और जिसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आता है मेघालय। मतलब सबसे फर्स्ट नंबर मिजोरम, दूसरा अरुणाचल, तीसरे नंबर पे है मेघालय। ठीक है, आज इसमें लिखा है ISFR 2019 की तुलना में जो ISFR 2021 में देश में वनावरण में 1540 किलोमीटर यानी कि 0.22% वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.1
76% तथा कुल वनावरण और वृक्षावरण में जो है आपका 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें लिखा है वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों की बात करें, कहाँ पे वृद्धि? वनावरण में। तो गैस फर्स्ट नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है आपका उड़ीसा, फोर्थ में है कर्नाटका एंड फिफ्थ पे है आपका झारखंड। तो गैस यहीं पे देख लेते हैं आप क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, फिर है आपका उड़ीसा और फिर है आपका महाराष्ट्र। चलिए फिर इसमें लिखा है जो ये अभी रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना टोटल 6.1 मतलब उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 6.15% पे है। और इसमें लिखा है कि तो ISFR 2019 की तुलना में जो आपका 2021 में उत्तर प्रदेश में वनावरण में जो है 12 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.08% की वृद्धि हुई है। तो इसमें लिखा है ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण की अगर बात करें तो गाइस जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 3.08% है। ठीक है, अब इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और जो वृक्षावरण में कितने किलोमीटर में है 22 लाख 22,238 वर्ग किलोमीटर। फिर लिखा है ISFR 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले की बात करें तो भदोही, मैनपुरी और देवरिया। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 3 जिलों की बात करें तो सबसे पहले है सोनभद्र, चंदौली एंड चित्रकूट। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले जिले अगर बात करें सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर है। ठीक है, अब इसमें लिखा है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का जो है 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। 17 राज्यों में 33% से अधिक जो है वन आच्छादित है। तो 5 लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके भौगोलिक क्षेत्र का 75 से अधिक क्या है आपका क्षेत्रफल वन आच्छादित है। ठीक है, तो 17 राज्यों में कितना है 33%, इन 5 में कितना है 75% से अधिक। ठीक है, अब देश की कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.15% पे है। तो देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल है। देश के कुल मैंग्रोव का कितना इसमें है आपका 42.35% है। इसमें लिखा है कि जो आपका ISFR 2019 की तुलना में जो है 2021 में देश में मैंग्रोव आवरण में जो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई यानी कि 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए ये टेबल भी देख लेते हैं। तो वन क्षेत्र शीर्ष 10 देश। ठीक है, तो वैश्विक वन संसाधन आकलन तो GFRA 2020। तो इसमें लिखा है देखिए सबसे पहले है क्रम और फिर यहाँ पे देश का नाम लिखा हुआ। तो इसमें लिखा वन क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में यहाँ लिखा है। वैश्विक वन क्षेत्र का ये प्रतिशत में लिखा है यहाँ पे, देश भौगोलिक क्षेत्र का इतने प्रतिशत। ठीक है, तो देखिएगा ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें हम रैंक बता दे रहे हैं आपको। तो रशिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, थर्ड नंबर कनाडा, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे आपका चाइना है। ठीक है, और परसेंट में वैश्विक वन क्षेत्र का परसेंट में भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रशिया का है, सेकंड नंबर पे आपका ब्राज़ील है, थर्ड नंबर पे आपका कनाडा 9% के संग और अमेरिका 8% के संग। और देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है आपका परसेंट में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर पे है आपका चाइना, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ नंबर कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, एट्थ नंबर पे इंडोनेशिया, टेंथ पे पेरू और टेंथ नंबर पे नाइन्थ नंबर पे है पेरू और टेंथ नंबर पे हम आ गए इंडिया। इंडिया है टॉप 10 में है 10th नंबर पे। ठीक है, तो इंडिया का देखिए यहाँ पे कितना है देश में 24.3% पे है। ठीक है, और अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो 2% पे। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्र कितने क्षेत्र में विस्तृत है ये लिखा है। तो गाइस यहीं पे इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड जो है आप वीडियो को शेयर करिएगा।